पाकिस्तान में वार्ता तो बहाना है, ईरान पर बारूदी निशाना है। पाकिस्तान में शुरू हुआ अमेरिका के साथ ईरानी खेला। हमले को तैयार 1000 तरह के हथियार। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाईनिक का दावा। इस्लामाबाद में ईरान के विदेश मंत्री अरागची, ट्रंप का अमेरिकी मोहरा बने जनरल मुनीर। 100 घंटे में इजराइल करेगा हमला, खामनेई के खानदान को मारने की तैयारी। हॉर्मुज में ईरान ने उड़ाए 5 जहाज, अमेरिका के 16 युद्धपोतों को दिया चकमा। खौफ में खाड़ी के 6 देश, हमला करेगा ईरानी गाजा। घुटनों पर आ रहे हैं ट्रंप, इस्लामाबाद में शुरू हुआ आखिरी युद्ध। फिर एक बार जंगी हालात के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चरहे। अमेरिका और इजराइल ने जितनी आसानी से यह ईरान युद्ध शुरू किया था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुका है इस ईरान युद्ध को रोकना, क्योंकि पाकिस्तान में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सारे मोहरे इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन ईरान झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन अब खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका से महायुद्ध करने के लिए 1000 तरह के नए हथियार अब जंग के मैदान में उतार दिए हैं। उधर अमेरिका ने धमकी दी कि ईरान की तबाही में बस अब कुछ ही घंटे बचे हैं। पाकिस्तान में ईरानी जाल, जनरल का कोर्ट मार्शल करेंगे ट्रंप। ईरान युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां अब अमेरिका के पास बस 2 ही विकल्प हैं, या तो पाकिस्तान में ईरान की शर्तों को मानकर वार्ता करो, या फिर ईरान का पूरी तरह से सर्वनाश करो। अमेरिका के सामने ये दोनों ही विकल्प उसके लिए गले की हड्डी साबित हो रहे हैं। दुनिया देख चुकी है कि कैसे ईरान ने पिछली बार अमेरिका से आखिरी वक्त में वार्ता के लिए मना कर दिया था, जिसकी वजह से ट्रंप की जबरदस्त किरकिरी पूरी दुनिया में हुई। अब ईरान वार्ता को तैयार है, लेकिन मॉस्को और मस्कट होते हुए जैसे ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहुंचे, उन्होंने 2 टूक ऐलान कर दिया कि ईरान अमेरिका से सीधी वार्ता में भाग नहीं लेगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल मुनीर को समझ नहीं आ रहा कि अब ईरान की जाल से ट्रंप को कैसे बचाएं। अगर ईरान की शर्तों पर पाकिस्तान में वार्ता होती है तो ये ट्रंप के मुंह पर जोरदार ईरानी तमाचा साबित होगा, और अगर वार्ता नहीं होती तो इतना तय है, पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को ट्रंप के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल मुनीर की ही वजह से अमेरिका के अधिकारी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। यानी अब ट्रंप इस वक्त पाकिस्तान में ईरान के डबल ट्रैप में फंस चुके हैं। या यूं कहें कि राष्ट्रपति ट्रंप का मोहरा बने, या कहें डाकिया या पोस्टमैन बने जनरल मुनीर, अब अमेरिका के लिए ईरान जंग में कोड़ में खाद साबित हो सकते हैं। यानी अब घटनाक्रम तेजी से बदलने वाला है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं पाकिस्तान में होने वाली इस संभावित असंभव लगने वाली वार्ता के उस माहौल से, जिसका पूरा कंट्रोल राष्ट्रपति ट्रंप के पास नहीं बल्कि राष्ट्रपति पुतिन के पास है। इस्लामाबाद में ईरान का डबल ट्रैप, वार्ता तो बहाना है, बारूदी निशाना है। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है,
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची 24 अप्रैल 2026 की रात को इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को पाकिस्तान मिशन पर लगा दिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बार पाकिस्तान नहीं गए, उन्हें स्टैंड बाय पर रखा गया है, यानी जरूरत पड़ने पर वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ भी इस बातचीत में शामिल नहीं हो रहे हैं। कालिबाफ 11 से 12 अप्रैल को अमेरिका ईरान की पहली बातचीत में डेलीगेशन के प्रमुख थे। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान में ईरान के साथ सीधे शांति वार्ता करेगा, लेकिन ईरान की तरफ से अलग ही बयान सामने आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि ऐसी कोई बैठक तय नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान अपनी बात सीधे अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अधिकारियों के जरिए पहुंचाएगा, यानी बातचीत अगर होगी भी तो आमने सामने नहीं बल्कि बीच में पाकिस्तान मध्यस्थ का काम करेगा। यानी एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान साफ इनकार कर रहा है। الان ما در یک وقفه موقت نمیدونیم مدت زمانش چقدر باشه در دوره‌ای که موسوم هست به آتش بس داشتیم مذاکره می‌کردیم. آتش بسی که میدونیم از همون اول هم عرض کردم با بدعهدی طرف مقابل مواجه شد. خب الان اینجا دیگه موضوع هسته‌ای موضوع اصلی مذاکرات نمیتونه باشه. 1000 तरह के ईरानी हथियार, महायुद्ध को तैयार तेहरान। ईरान के आक्रामक तेवरों से भी अमेरिका और इजराइल दोनों ही सन्नाटे में हैं। ट्रंप की टीम में सबसे ज्यादा धमकी देने वाले युद्ध मंत्री यानी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने तो दो टूक कह दिया, हॉर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल दुनिया के लिए जरूरी है और इस अहम रास्ते से अमेरिकी परमिशन के बगैर कोई नहीं गुजर सकता। पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी जहाजों पर लगी नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने की योजना छोड़ नहीं देता। लेकिन इधर अमेरिका के हर धमकी पर डबल धमकी देने पर उतारू है ईरान की IRGC। ईरान की IRGC में इतने कट्टर और जबरदस्त कमांडर, जनरल और नेता हैं जो अमेरिका से वार्ता की बजाय सीधे और आखिरी युद्ध करना चाहते हैं। हम आपको ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाईनिक की वो धमकी और दावा दिखाते हैं जिसमें उन्होंने एक तरह से दुनिया को बताया कि अभी ईरान के जंग करने की क्षमता 70% से ज्यादा बाकी है। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई ने कहा कि ईरान देश के अंदर ही 1000 से ज्यादा तरह के हथियार बनाता है। उन्होंने बताया कि इन हथियारों में मिसाइल, ड्रोन और कई तरह के सैन्य सिस्टम भी शामिल हैं और इनका उत्पादन पूरी तरह घरेलू स्तर पर होता है। ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई के मुताबिक ये क्षमता 25 साल से ज्यादा समय तक रक्षा के क्षेत्र में किए गए निवेश का नतीजा है। उन्होंने ये भी कहा कि हथियार बनाने की सुविधाएं पूरे देश में अलग अलग जगहों पर फैली हुई हैं। इसका फायदा ये है कि अगर कुछ ठिकानों को नुकसान भी हो जाए तो भी उत्पादन ईरान में जारी रखा जा सकता है। जनरल तलाईनिक ने आधिकारिक तौर पर कहा कि ईरान की मिसाइल क्षमता का एक बड़ा हिस्सा अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ईरान ये संकेत दे रहा है कि उसके पास अभी भी पर्याप्त उन्नत और लंबी दूरी की मिसाइलें बची हुई है जो जरूरत पड़ने पर भविष्य के हमलों के लिए पूरी तरह इस्तेमाल के लिए तैयार है। ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई ने यह भी दावा किया कि सीज फायर लागू होने से ठीक पहले तक ईरानी बलों का कब्जे वाला क्षेत्र यानी कि इजराइल के आकाश पर पूरा नियंत्रण था। अमेरिका चाहता है कि ईरान वार्ता की मेज पर यह महसूस करे कि उसके सिर पर सैन्य तलवार लटकी है। इस वक्त अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी कर रखी है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाए और वो बातचीत को झुकने को आखिरकार मजबूर हो जाए। लेकिन जो खबरें आ रही है वो चौंकाने और बेहद डराने वाली हैं। हो सकता है कि ईरान पर एक बहुत बड़ा अमेरिकी हमला 1 मई से शुरू हो जाए। एक तरफ इस्लामाबाद में शांति वार्ता के लिए अमेरिकी टीम को भेजना और दूसरी तरफ 75 मिलिट्री एयरक्राफ्ट की तैनाती एक तरह से अमेरिका की गाजर और छड़ी वाली नीति है। अमेरिका ये संदेश दे रहा है कि वो शांति तो चाहता है,
वो शांति में विश्वास रखता है। वहीं दूसरी तरफ 75 विमानों का पश्चिम एशिया पहुंचना ये साबित करता है कि अगर ईरान 1 मई 2026 तक अमेरिकी शर्तों के सामने नहीं झुकता तो फिर अमेरिका के पास हमले के लिए टारगेट लिस्ट तैयार है। यानी अगले 150 घंटे ईरान युद्ध का भविष्य तय कर सकते हैं। ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. ובנוסף, להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן, על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות. हमले को तैयार ईरान का गाजा, सरेंडर नहीं सीरियल हमले की तैयारी। बेशक अमेरिका को लगता हो कि ईरान उसकी सभी शर्तें मानते हुए यूरेनियम दे देगा और अमेरिका के सामने सरेंडर करेगा, लेकिन हकीकत में ईरान इतनी आसानी से हथियार डालने वाला नहीं है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है ईरान का वो एडवांस और घातक ड्रोन गाजा, जिसने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ाने शुरू कर दिए हैं। इस ड्रोन की फुल डिटेल अब हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ईरान के अंदर अमेरिका की शर्तों को लेकर आखिर क्या भावना है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान कभी भी सार्वजनिक रूप से बिना शर्त समर्पण स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इससे सत्ता को अंदरूनी खतरा हो सकता है। ट्रंप का ये दावा कि वे यानी ईरानी लीडर सब कुछ मान गए हैं, शायद बातचीत को जल्द खत्म करने का एक तरीका है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ईरान अभी भी 5 साल बनाम 20 साल की पाबंदी पर मोलभाव अमेरिका से कर रहा है। अभी के आकलन के मुताबिक ऐसा लगता है कि युद्ध भड़कने की संभावना 40% है और समझौते की 60%। लेकिन ये सब कुछ ईरान पर निर्भर करता है। अब आप ये भी देख लीजिए कि क्यों ईरान ने गाजा ड्रोन को लॉन्च करके एक तरह से लंबी जंग का इशारा कर दिया है। हमले को तैयार ईरान का गाजा, सरेंडर नहीं सीरियल हमले की तैयारी। ईरान का गाजा ड्रोन, जिसे तकनीकी रूप से शाहिद 149 के नाम से जाना जाता है, इस समय पश्चिम एशिया के युद्ध क्षेत्र में अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों पर खौफ साबित हो रहा है। इसकी मारक क्षमता और इसके पीछे के सामरिक संदेश को भी समझ लीजिए, क्योंकि ये ईरान के सबसे उन्नत हथियारों में से एक है। गाजा ड्रोन को पहली बार साल 2021-22 में पेश किया गया था, लेकिन मार्च-अप्रैल 2026 के मौजूदा संघर्ष में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल और उत्पादन देखा गया। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपनी ड्रोन उत्पादन क्षमता को 10 गुना तक बढ़ा दिया है। गाजा ड्रोन केवल एक हथियार नहीं, बल्कि ईरान की हवाई ताकत का प्रतीक है। इसकी तुलना अमेरिका के मशहूर MQ-9 रेपर ड्रोन से की जाती है। ये एक साथ 13 बम ले जाने में सक्षम है। इसकी कुल पेलोड क्षमता लगभग 500 किलोग्राम है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी रेंज है। ये 2000 से 2500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसका मतलब ये कि ये ईरान से उड़कर पूरे पश्चिम एशिया, इजराइल और भूमध्य सागर तक कहीं भी हमला कर सकता है। ये लगातार 35 घंटे तक हवा में रहकर निगरानी या फिर हमले कर सकता है। ईरान का गाजा ड्रोन लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, जिससे इसे रडार और सामान्य एयर डिफेंस सिस्टम से बचा पाना आसान हो जाता है। ये ईरान का पहला ड्रोन है जिसमें टर्बोप्रॉप इंजन लगा है, जो इसे पहले से शाहिद मॉडलों जैसे शाहिद 136 से कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर बनाता है। यही वजह है कि ईरान का गाजा ड्रोन नए सिरे से युद्धपोतों, इजरायली अड्डों और खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों के लिए यमराज साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि ऐसे हालात में अमेरिका और ईरान की वार्ता क्या इस्लामाबाद में सीधी होती है या नहीं। कुल मिलाकर यह वार्ता से ज्यादा बारूदी हमले की तैयारी लग रही है। इधर दूसरे राउंड के सीज फायर के बीच इजराइल ने एक बार फिर दक्षिणी लेबनान में जबरदस्त हमला किया है। आईडीएफ का दावा है कि उसके हमले में कई हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं।
उधर पलटवार करते हुए हिजबुल्लाह की तरफ से भी अब इजराइल पर रॉकेट दाग दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत रद्द हो गई है। अराक्ची वापस ईरान लौट गए हैं, अमेरिका के डेलीगेशन से मिले बगैर। और इसके बाद अब हॉर्मुज को लेकर के एक बार फिर बहुत भयानक युद्ध की आशंका बढ़ चुकी है। डेढ़ 100 घंटे में फटेगा नेतन्याहू का टाइम बम। डील होगी या पहले गिरेगा जेरिको बम। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का टाइम बम कब फटेगा? क्या वो इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच किसी डील का इंतजार करेंगे या फिर हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ईरान पर सीधे हमला बोल देंगे? डील हो या ना हो, क्या युद्ध का फैसला पहले से तय है? ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई इजराइल के सबसे हाई वैल्यू टारगेट हैं, लेकिन अब वो सुप्रीम पोजीशन पर हैं और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इजराइल को उन्हें हिट करने से पहले बड़े स्तर पर युद्ध का रिस्क लेना होगा। IRGC क्वाड फोर्स से बचे हुए कमांडर्स और इंटेलिजेंस हेड्स, खास तौर से जो हिजबुल्लाह और ईरान की प्रॉक्सी नेटवर्क को चलाते हैं, खामनेई परिवार के बचे हुए लोग, अगर वो सिक्योरिटी या पॉलिसी में एक्टिव हो जाएं, न्यूक्लियर प्रोग्राम के वैज्ञानिक और साइड गार्ड्स। लेकिन ईरान पर फुल फ्लेज वार करने से पहले इजराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह से भी निपटना होगा। लेबनान में सीज फायर से पहले और उसके बाद भी IDF का एयर और ग्राउंड ऑपरेशन नहीं रुकेगा। They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire, no more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about. ट्रंप ने दावा किया कि लेबनान और इजराइल में सीज फायर 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। इस बीच इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के 3 लॉन्चिंग पैड पर हमले किए। IDF ने दक्षिणी लेबनान के दिर अल जहरानी, काफर रहमान और अल सामिया में फॉरवर्ड डिफेंस लाइन पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। IDF ने दावा किया कि ये लॉन्च पैड इजराइल के लिए बड़ा खतरा थे। इन जगहों से इजराइल के खिलाफ हमले की साजिश रची जा रही थी। मतलब इजराइल का लेबनान में ग्राउंड और एयर ऑपरेशन हिजबुल्लाह के खात्मे तक जारी रहेगा। If you look at Hezbollah, that's where everybody seems to be united against them. So they are both very united in that way, yeah. इजराइल चाहता है कि वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म कर दे, उसके सारे हथियार तबाह कर दे। इसके लिए IDF को पूरे लेबनान पर कब्जा करना पड़ेगा, लेकिन ये इजराइल की ताकत से बाहर की बात है। हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में काफी मजबूत है, खासकर लितानी नदी के दक्षिण से लेकर बेका वैली तक। बेरूत के दक्षिण और उत्तरी इलाकों तक हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। पहाड़ी इलाके, सुरंगों का नेटवर्क और डिसेंट्रलाइज्ड कमांड, मतलब हिजबुल्लाह लड़ाकों की छोटी छोटी यूनिट को आसानी से छिपने और एक जगह इकट्ठा होने में मदद करते हैं। 2024-25 के युद्ध में हिजबुल्लाह को काफी नुकसान हुआ था, जब उसके कई टॉप लीडर्स मारे गए। हिजबुल्लाह के रॉकटेस टॉप पर हमला किया गया, लेकिन जल्दी हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने नई फौज इकट्ठा कर ली और लेबनान के खिलाफ नई जंग शुरू कर दी। कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिजबुल्लाह के पास अभी 20 से 25 हजार से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट का स्टॉक है। 1000 से ज्यादा ड्रोन हैं, जबकि 50,000 एक्टिव लड़ाके मौजूद हैं। ये लड़ाके छोटी यूनिट में काम करते हैं, FPV ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं। दक्षिण लेबनान में ये कमजोर जरूर हुए,
लेकिन उत्तर और मध्य लेबनान में खुद को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ईरान हिजबुल्लाह का खुलकर समर्थन करता है, या यूं कहें कि हिजबुल्लाह ईरान की अघोषित आर्मी है। इजराइल जैसे ही ईरान पर हमले का प्लान करता है, हिजबुल्लाह पूरी ताकत से इजराइल को निशाना बनाता है। अप्रैल में अमेरिका और ईरान के बीच एक नाजुक सीज फायर चल रहा है। ट्रंप ने ईरान पर हमले रोक दिए हैं, लेकिन नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि ईरान वाला सीज फायर लेबनान और हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं होगा। अमेरिका में लेबनान और इजराइल के प्रतिनिधियों के बीच सीज फायर को लेकर डील भी हो चुकी है, लेकिन इजराइल ने सीज फायर के बीच ही हिजबुल्लाह पर शर्त रख दी है। नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि उनके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह से डीएक्टिवेट न कर दे। सीज फायर के लिए भी इसीलिए तैयार हुए ताकि लेबनान हिजबुल्लाह को हथियार विहीन करने में मदद करे। मतलब इजराइल का सीज फायर लेबनान के खिलाफ है, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं, जबकि हिजबुल्लाह लेबनान में पूरी तरह से एक्टिव है। את האיום המיידי הזה הסרנו, ואנחנו נמשיך ללחום בכל כוחנו במדינות הטרור, וכמובן גם באנשי הטרור, שפוגעים בכוונה תחילה בחפים מפשע. अमेरिका और ईरान में डील के लिए एक बार फिर इस्लामाबाद में पीस टॉक के लिए मेज सज चुकी है, लेकिन इस मेज पर अभी तक अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि एक साथ सीधे नहीं बैठ रहे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची 24 अप्रैल की रात ही पाकिस्तान पहुंच गए।